नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जब रामचंद्र एक शादी कर सकता है तो रहीम से एक शादी की उपेक्षा क्यों नहीं की जा सकती? ये बात कही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। उन्होंने खुलकर कहा कि अब मध्य प्रदेश में यूसीसी आएगा। मध्य प्रदेश ही नहीं, धीरे धीरे पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा और जो लोग विरोधी हैं उन पर शिकंजा भी कसा जाएगा, क्योंकि जब देश एक है तो कानून एक लागू सभी पक्षों पर क्यों नहीं हो सकता। हालांकि यूसीसी का एक पक्ष खुलकर विरोध भी कर रहा है। कुछ मौलानाओं को, कुछ मुसलमानों को इससे लगातार दिक्कत हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है, शरिया में दखल देने की कोशिश की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं उससे पहले मोहन यादव ने इस पूरे बिल को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवा देते। हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो वो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग। लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते? हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। मोहन यादव ने साफ साफ कहा है कि जब एक देश है तो पूरे देश में एक ही कानून भी लागू होना चाहिए। यूसीसी को लेकर पूरा प्रावधान बता दिया, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के अगुवाई में एक कमेटी बनी थी, मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है सरकार को और सरकार मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है। पहली बात। दूसरी बात कि उसमें क्या क्या प्रावधान है, तो चूंकि जस्टिस रंजना देसाई हैं, इन्होंने कई राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र के लिए भी ये कर रही हैं यूसीसी में, गुजरात में लाया था, फिर इस तरह जो आया था उत्तराखंड वाले में, वहां पे भी इनकी अहम भूमिका थी। तो मोटा मोटी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि प्रावधान वही होंगे और क्या होंगे, 4-5 में मोटी मोटी बातें बता देता हूं। बहु विवाह पर रोक। एक पत्नी के रहते हुए आप और पत्नियां नहीं रख सकते, पहली उसमें यह होगी। बाल विवाह पर रोक कि एज ऑफ प्यूबर्टी विल नॉट बी एज ऑफ मैरिज। वो जो भारत सरकार का संविधान कहता है कि कम से कम लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल है, वही रहेगा लागू, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, बच्चियों को अपने पिता की संपत्ति में हक, जो लड़कियां होती हैं। कई बार क्या होता है कि पति जब छोड़ देता है तो वो ठीक है, वो जो मिलता है मुआवजा वो पर्याप्त नहीं होता और इस्लामिक कानूनों के अनुसार तो और भी कम दिया जाता है। तो जिस तरह एक बेटे का हक है पिता की संपत्ति में, तो बेटी का भी हक है। चौथा, हलाला और ये क्या इद्दत, हाँ, ये सब पे रोक लग जाएगी। ये सब बेकार की बातें हैं, मतलब ये नहीं होगा। और पांचवा और आखिरी बात ये है कि आप, मतलब शादी का बता दिया, हलाला का बता दिया, इद्दत का बता दिया, एक और है प्रावधान कि उसमें हाँ, शिक्षा पर, कि महिलाओं को, बच्चियों को भी या पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना किसी भी बच्ची को पढ़ने का अधिकार या लड़कों को पढ़ने का अलग है। शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, शादी का रजिस्ट्रेशन वाला, बिल्कुल मैरिज रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा और बाकायदा कोर्ट से आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। मैरिज सर्टिफिकेट उन दिनों कहीं किसी का नहीं बनता था, तो किसी भी रिलीजन में इजाजत नहीं थी, लेकिन वक्त के अनुसार बहुत सारी चीजें आई हैं तो आपको भी अपनाना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटी सारी बातें हैं। अब इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपत्ति कहां है? वही चीज, मतलब क्या चाहते हैं? कुछ मुसलमान ये कह रहे हैं, कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि शरिया में दखल देने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहु विवाह का कॉन्सेप्ट बहुत चला आ रहा था, अब उस पर नकेल कसी जा रही है तो वो तकलीफ दे रही है। कह रहे हैं कि 3 तलाक जैसी प्रथा कि हर चीज के नियम अलग हैं, आप एक ही चीज बना देंगे तो हमें तो माननी पड़ेगी, थोपा जा रहा है हम पर। अच्छा, रही बात शरिया, अब मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूं समझ लीजिए। टर्की इस्लामिक देशों का खलीफा, 90% से ज्यादा मुसलमान है वहां पे बहुविवाह की इजाजत नहीं है, एक पत्नी ही आप रख सकते हैं। ठीक है, और मैं कम से कम आपको, मेरे सामने 12 ऐसे देश हैं
ट्यूनिशिया है और ये है मैं पाकिस्तान, तजाकिस्तान, बगल का ही देश है। उज्बेकिस्तान, हाँ तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, टर्की, ये सब सारे देशों में बहुविवाह नहीं कर सकते। मतलब एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते आप। मतलब भारत के मौलाना को ही करना है, शरिया सिर्फ यही के लिए है। शरीयत आप बता दीजिए कि टर्की में शरीयत नहीं है। कौन से देश के उदाहरण से लेके चल रहे हैं आप? इंडोनेशिया देखिए, सबसे बड़ा मुस्लिम देश आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया, वहां पे नहीं है। सबसे ताकतवर मुस्लिम देश या खुद को जो खलीफा अपने आप को जो मान रहे हैं, वहां पे बहुविवाह की इजाजत नहीं है। आप कहां से लेके आए? मतलब ये कहां का ये से बात है कॉन्सेप्ट जी, लेके तो आए? गलत प्रथा है ना कि अगर एक पत्नी है, आप उसके रहते दूसरी पत्नी ले आओगे तो उसका दुख दर्द समझो ना। तो ये बात देखिए, इंसानियत के नाते भी ये सारी चीजें आनी चाहिए। अच्छा, मैं तो कई बार आपके साथ भी डिस्कशन में कहा है, किसी के साथ कहा है कि जब एक पत्नी हो और कोई दूसरी पत्नी ले आ जाता तो पहली वाली बात नहीं रहती। आप ये तर्क कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना जो दिल से समझने वाली होती है। उसका दर्द तो वही समझ पाएगी ना, जिसको चोट लगती है दर्द उसी को महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि क्या हलाला अच्छी प्रथा है? नहीं है। बिल्कुल नहीं, इस्लाम में हलाला का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन एक तो फिर लेके दुकान कौन चलाने आया? वाले मुसलमान और मौलाना है ना, उन्होंने ये हलाला का कॉन्सेप्ट बनाकर पूरा अपने हिसाब से चीजें मोल्ड कर दी हैं। हिसाब से, इसलिए मैं कह रहा हूं। और बताइए, ये क्या बात हुई कि भाई किसी के पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, और किसी वजह से झगड़ा होता है, हर इंसान के बीच होता है। कहां पे पति पत्नियों के बीच झगड़ा नहीं होता? मान लिया कुछ ऐसी ऐसी बात होगी तो उसका फायदा कोई मौलाना क्यों उठाएगा या कोई तीसरा क्यों उठाएगा? ये गलत है, ये जानवर वाला कॉन्सेप्ट, ये नहीं चलेगा भारत में, और चलना भी नहीं चाहिए। अच्छा, छोटी बच्चियों के बताइए कि जिसकी उम्र अभी पढ़ने की है, खिलौनों से खेलने की है, उसकी आप शादी कर दोगे, कोई बच्चा आ जाएगा तो उसके भविष्य के साथ क्या है? क्या वो देश की नागरिक नहीं है? बिल्कुल। क्या वो उसे एक अच्छा नागरिक बनाने का कर्तव्य सरकार का नहीं है कि उसको पढ़ाए लिखाएं, अच्छा नागरिक बनाए? तब इस तरह करेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। देश क्या है? देश 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोग आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे, सब पढ़े लिखे रहेंगे, समझदार रहेंगे, देशभक्त रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और क्या होता है? तो नहीं भाई, हम तो स्पेशल हैं, हमें तो भाई हमें ऐसा नहीं होता। कोई कहता है कि महिलाओं को टीवी देखने की इजाजत नहीं है, कोई कहता है नेल पॉलिश लगाने की इजाजत नहीं है, कोई कहता है लिपस्टिक लगाने की इजाजत नहीं है, कोई कहता है कि हमेशा पर्दे में रहो, काम नहीं करने की इजाजत है। इस तरह से नहीं चलेगा देश। इनकी मर्जी पे छोड़ दिया जाए ना तो ये जहालत की दुनिया में धकेल देंगे मुसलमान समाज को भी और इस देश को। तो देखिए, देश की आबादी अगर 20% अगर गरीब रहेगी, जहालत में रहेगी, तो देश भी गरीब रहेगा। इस तरीके से सोचने की जरूरत है। जी, जब किसी मुस्लिम महिला को 3 तलाक दे दिया जाता है, जब कोई मुस्लिम महिला बहुविवाह से परेशान होकर आत्महत्या करती है, कोई और कदम उठाती है, प्रताड़ित होती है, तब कोई ये मुसलमान आगे क्यों नहीं आते? तब ये मौलाना उसे बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? उसके भरण पोषण के लिए कुछ कदम क्यों नहीं उठाते? मैं आपको बताऊं शबनम, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे ही एक दोस्त है, मीडिया में ही काम करते हैं, दिल्ली में ही काम करते हैं। उनकी एक शादी हुई, हम लोग भी गए वहां। हाँ। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक ऑफिस में ही काम करने वाले किसी सहकर्मी से इन्हें अफेयर हो गया। अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया 2 बच्चों के साथ, और गांव में पंचायत बैठी। आप पता है कितना मुआवजा देना पड़ा? 25,000। तो 25,000 रुपए के साथ वो महिला और उसके 2 बच्चे कहां जाएंगे? क्या होता है आज के टाइम में 25,000 रुपए में? वह इसलिए बताए, अब ये अच्छी बात है? बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल सरकार को करना चाहिए 3 तलाक पे रोक। कि ऐसे नहीं कि नशे में आए और पत्नी ने मना किया तो मुंह से बोल दिया ओरली, तो कोई पता चला टेलीग्राम से भेज रहा है। कानून तो सबके लिए बराबर आ रहा है ना, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर है। आपको ही क्यों तकलीफ हो रही है? इसलिए मैं बताऊं, क्योंकि उन्होंने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि एक है अल्लाह का इस्लाम, एक है मुल्ला का इस्लाम। अल्लाह का इस्लाम मानना है, मुल्ला का इस्लाम नहीं मानना है। ये लोग अपने फायदे के लिए बहुत सारी चीजों को जोड़ते हैं, घटाते हैं अपने मकसद के लिए। मेरा खुदा है, मेरा अल्लाह है, मैं कर लूंगी इबादत या मैं कर लूंगा इबादत। भगवान ने भेजा हमेशा ऊपर दिया है, दिल से ऊपर। हमें दिमाग से भी सोचना है, हमें अच्छा नागरिक बनना है, हमें मेन स्ट्रीम में आना है,
हम वैज्ञानिक बनेंगे, हम डॉक्टर्स बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। जो कि हर फ्राइडे को कहते हो कि पत्थर लेके हाथों में निकल जाओ और शॉपिंग मॉल तोड़ दो, हम नहीं रहेंगे उनके साथ। बिल्कुल, और ये करना होगा। है जो बहकावे में आते हैं, जो भड़कावे में आते हैं, उन्हीं का नुकसान होता है, जेल उन्हें जाना पड़ता है, भविष्य उनका खराब होता है। उन मौलानाओं की, उन भड़काने वाली गैंग की, उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पतली गली से भड़का कर निकल जाते हैं। भड़का के हो सकता है इसके बदले उन्हें कहीं से पैसे मिलते हो। देखिए, क्योंकि आज के जमाने में बिना पैसे के कोई कुछ काम नहीं करता। कोई मान लिया, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी मौलाना को फंडिंग दे दे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कि तुम यहां के लोगों को इस बारे में भड़काओ, वो करेगा। लेकिन लोगों को क्या पता कि वो क्यों कर रहा है। ये पैसे लेन देन तो किसी को नहीं पता रहता ना। मैं आपको बता रहा हूं 90% मौलाना किसी न किसी से फंडिंग लेके, पैसे लेके ये सारे काम करते हैं। नहीं जाना उनके चक्रों में हमें। खैर, जो देश के लिए बेहतर है, जो हमारे समाज के लिए बेहतर है, जो अपनी जाति जिंदगी के लिए बेहतर है, वो करना है। बिल्कुल सही कहा। और ये मन में ठान के ये करना होगा हमें, और एक नागरिक के रूप में, एक देश के रूप में करना होगा। और देखिए, भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता। एक बार आप मॉब में चले जाए ना, तो वो ताकत प्रदर्शन का अड्डा बना लेते हैं कि देखो मेरे पीछे 5000 लोग हैं, मुझे इतना माल दे दो, बस ऐसे ही चल रहा है। इससे निजात पाने की जरूरत है। बिल्कुल, इससे निजात पाने के लिए तमाम कानून लाए जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी तक उत्तराखंड, गोवा में यूसीसी लागू था, अब धीरे धीरे पूरे देश में इसे लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामने आकर कहा कि यूसीसी के प्रावधान सख्ती से लागू होंगे और सभी को मान्य होंगे, कानून सबके लिए बराबर लागू होगा। अब कोई विरोध करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कानून तो सबको बराबरी से मानना होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।